Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. सो इससे पहले मैंने MEG 10 के 2 वीडियोस बनाए हैं. अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं. ये मेरी MEG 10 यानी कि इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया का जो पेपर है आपका, उसका पार्ट 3 वीडियो है. सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहती हूँ कि जो आपका पेपर है उसमें पहले ऐसा रहता था कि 8 या 10 क्वेश्चंस आते थे और उसमें से कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने होते थे. लेकिन अभी जब आप देखते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर पे ये नोट लिखा हुआ रहता है दैट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. आपका जो पेपर है उसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है. द अदर टू क्वेश्चंस में बी वेरी फ्रॉम द 3 सेक्शंस. तो आपको एक एक क्वेश्चन तो तीनों सेक्शन में से लेना ही लेना है. बाकी के 2 क्वेश्चंस आप किसी में से भी ले सकते हो, चाहे 1 में से 2 में से 3 में से, कहीं से भी आप ले सकते हो. तो यानी कि आपको तीनों सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेगा. आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहने वाला है. सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर फोकस करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन पे. पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है कि क्रिटिकली एनालाइज करने हैं वो सारे सर्कमस्टेंसेस, वो सारी परिस्थितियां जिनकी वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है. जिसकी वजह से आज जो इंग्लिश है वो हम देखते हैं कि इंडिया में भारी मात्रा में कितनी सारी जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश को पढ़ती है. तो क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से जो इंग्लिश है उसका विकास हमें देखने के लिए मिलता है. तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, उस टाइम से ही जो इंग्लिश है उसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. द सर्कमस्टेंसेज वर हैवीली शेप्ड बाय ब्रिटिश इंटरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल. तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरे ऐसी परिस्थितियां बनाई जिसकी वजह से जो इंग्लिश है उसको हम क्या देखते हैं कि वो हमारे इंडिया में भारी मात्रा में उसका विकास हुआ. तो सबसे पहले आप लोग अर्ली कॉन्टेक्ट्स के बारे में बताएंगे. अर्ली कॉन्टेक्ट्स यानी कि शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि 17 जो आपकी सेंचुरी थी वहां पर शुरू में जो हम अंग्रेजों के कांटेक्ट में आए. हम क्यों उनके कांटेक्ट में आए, उसके पीछे रीजन क्या था? व्यापार. तो हम अंग्रेजों के कांटेक्ट में आए ट्रेडिंग पर्पस की वजह से. जो कंपनी है उसका इंटरेक्शन बढ़ा इंडिया के साथ शुरू में इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड डिप्लोमेसी विद द ब्रिटिश ग्रेजुअली गेनिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंट्रोल. तो शुरुआत में क्या था कि जो कंपनी है उसका जो इंटरेस्ट था वो इंडिया में बिजनेस से रिलेटेड था. लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं कि उस कंपनी ने धीरे धीरे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल भी स्थापित कर लिया था. तो जो सबसे पहले इंडिया में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 17th सेंचुरी में, तो वो व्यापार करने के लिए आई थी, ट्रेडिंग के पर्पस से आई थी. फिर आता है आपका ब्रिटिश राज. तो जो इंग्लिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज, गवर्नेंस की जो लैंग्वेज है वो ब्रिटिश क्राउन के तहत बना दी गई थी. यानी कि वहाँ पे जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम होते थे वो सारे काम इंग्लिश लैंग्वेज में होने लग गए. जो चार्टर एक्ट है 1833 का, उसने भी इंग्लिश को फॉर्मलाइज कर दिया एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फिर जो लॉर्ड मैकाले मिनट आया 1835 में, उसने भी यहाँ पर इंग्लिश के फॉर्मलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. जो मैकाले हैं उन्होंने आर्ग्यू किया दैट ब्रिटिश शुड एजुकेट इंडियंस इन इंग्लिश टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंटरमीडियरीज हु कुड सर्व द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि जो मैकाले हैं उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो ब्रिटिश हैं उन्हें इंडियंस को इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, ताकि जो पढ़े लिखे इंग्लिश वाले जो इंडियंस होंगे वो दूसरे जो इंडियंस हैं जो अनपढ़ हैं उनके बीच में एक प्रकार से इंटरमीडियरीज का काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे. तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो अर्ली कॉन्टैक्ट के बारे में आपको बताना है. 1600 से जो शुरुआत हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई बिजनेस करने के लिए. फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या करा, अपना जो कंट्रोल है और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ा लिया, पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल भी उन्होंने स्थापित किया. देन आप लोग बताएंगे कि जो ब्रिटिश राज है वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश थी. और मैकाले मिनट ने भी यही सजेस्ट किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें इंडियंस को इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहिए, ताकि जो पढ़े लिखे इंडियंस होंगे वो एक प्रकार से इंटरमीडियरीज का काम करेंगे. तो इंग्लिश जो है वॉज टॉट टू सिलेक्ट इलीट ऑफन इन ब्रिटिश स्टाइल इंस्टीट्यूशंस. तो ब्रिटिश स्टाइल के जो इंस्टीट्यूट्स है वो उन्होंने खोले, जिसका एग्जाम्पल आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी है,
बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। फिर 1835 में जो इंग्लिश है उसने पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया इन ब्रिटिश इंडिया। इंग्लिश बिकेम द मीडियम फॉर हायर एजुकेशन। साथ ही साथ जो इंग्लिश है वो हायर एजुकेशन का मीडियम भी बन गई थी, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंसेस, लिटरेचर एंड फिलोसफी, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर सोशल मोबिलिटी। तो यहाँ पर सोशल मोबिलिटी के लिए जो इंग्लिश है वो इम्पॉर्टेंट थी। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो जब हमने देखा कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से एक एजुकेटेड मिडिल क्लास का उदय होता है, जो मिडिल क्लास थी उसको वेस्टर्न आइडियाज तक एक्सेस था, जिसकी वजह से हमारे देश में हमने क्या देखा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट भी शुरू हुए। यानी कि जब हमारे देश के आज़ादी का जो मूवमेंट है वो भी इस मिडिल क्लास की वजह से ही शुरू हुआ, क्योंकि जो मिडिल क्लास इंडियंस थे जिन्होंने वेस्टर्न स्टाइल में एजुकेशन लिया, तो उनको वेरियस जो आइडियाज़ होते हैं, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा। उन्हें पता लगा कि एक डेमोक्रेटिक नेशन क्या होता है। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो यहाँ से हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की भी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम अभी की बात करें तो फिलहाल जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको मॉडर्निटी के साथ एसोसिएट किया जाता है, प्रोग्रेस और स्टेटस के साथ उसको जोड़ा जाता है, और जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं वो हमेशा मार्जिनलाइज हो जाती हैं, हाशिए पर चली जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स जो हैं आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये बताना है कि किन परिस्थितियों के कारण जो है इंग्लिश इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई और इंडिया में वो डेवलप हुई। सो यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जिसमें आपको अर्ली कॉन्टेक्स्ट, ब्रिटिश राज, देन एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताना है। फिर इसके इम्पैक्ट को जो है आप लोग और भी ज़्यादा मतलब डिटेल में लिख सकते हो, अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स को आप लोग ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाउ कैन इंग्लिश बी नेटिवाइज्ड, विल दिस इफेक्ट द प्रेस्टीज स्टेटस ऑफ द लैंग्वेज। जो इंग्लिश है उसे हम नेटिवाइज्ड कैसे कर सकते हैं और क्या ये इस लैंग्वेज के प्रेस्टीज स्टेटस के लिए खतरा है। नेटिवाइज्ड का मतलब ये होता है कि हम उसको अपना नेटिव बना लें। नेटिव यानी कि जैसे हमारी जो भाषा है, हमारा जो लहजा है बोलने का, वो हम इंग्लिश के अंदर ऐड कर दें। तो यहाँ से जो इंग्लिश जो ओरिजिनल उसकी फॉर्म थी उसमें हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, और हमारा जो पर्सनल टच होता है, हमारा जो रीजनल टच होता है वो इंग्लिश में आ जाएगा। तो ये होता है किसी भी लैंग्वेज को नेटिवाइज्ड कर देना। सो नाउ स्टूडेंट्स, नेटिवाइजेशन है क्या? तो it refers to adapting English to fit the local context by incorporating local culture, expression and linguistic structures। तो हम क्या देखते हैं कि जो इंग्लिश है उसके अंदर हम अडेप्ट करेंगे लोकल कल्चर्स को, लोकल एक्सप्रेशंस को और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को। तो इन इंडिया दिस हैज ऑकर्ड इन सेवरल वेज। और इंडिया में हम क्या देखते हैं कि जो इंग्लिश है उसके अंदर जो लोकल कल्चर है, लोकल जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो चुकी है। जैसे कि इंग्लिश जो है इंडिया में, उसने वर्ड्स को बोरो किया इंडियन लैंग्वेजेस से, जैसे कि हिंदी, बंगाली, तमिल एटसेट्रा के जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड हो गई। इंग्लिश ने उनको उधार ले लिया, बोरो कर लिया। जैसे कि बाबू, पुक्का, चाय, बाजार, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इंग्लिश ने अडेप्ट कर लिए। दिस रिफ्लेक्ट द इंटीग्रेशन ऑफ लोकल कल्चर इनटू द लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये जो लोकल कल्चर है वो इस लैंग्वेज में क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो पहली चीज तो यही हो गई लेक्सिकल बोरोइंग, जिसमें वर्ड्स को बोरो किया गया है और इंटीग्रेट किया गया है लोकल कल्चर को लैंग्वेज के अंदर। जन दूसरी चीज है आपकी प्रोनाउंसिएशन। तो इंडियन इंग्लिश हैज डिस्टिंक्ट फोनोलॉजिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय नेटिव लैंग्वेजेस। तो जो इंडियन इंग्लिश है उसके जो फीचर्स हैं वो नेटिव लैंग्वेजेस से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस जो कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशंस होती हैं वर्ड्स की, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की, इंडियन इंग्लिश में अलग है, ब्रिटिश में अलग है और अमेरिकन में अलग है। जब हम लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं तो किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो इंडियन इंग्लिश में भी आता है, ब्रिटिश में भी आता है और अमेरिकन में भी आता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमने प्रोनाउंसिएशन में भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने किए। प्रोनाउंसिएशन को भी जो है नेटिव लैंग्वेजेस ने इन्फ्लुएंस किया। फिर आपका सिंटेक्स एंड ग्रामर है। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं कि जो इंग्लिश है उसका लोकल लैंग्वेजेस के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। हम जिस वे में उस सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल इंग्लिश में उसको यूं ही यूज़ किया जाता हो। तो फॉर एग्जांपल, जब हम इजंट इट फ्रेज का यूज़ करते हैं तो हम कन्फर्मेशन के लिए करते हैं, जो कि इंडियन लैंग्वेज में कॉमन है और इंडियन इंग्लिश में कॉमन है। लेकिन ये जो है
ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश में हमें देखने के लिए इतना नहीं मिलता। देन आता है कोड स्विचिंग एंड मिक्सिंग। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, आजकल हम क्या देखते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बोली जा रही है, मिक्स हो गई है लोकल लैंग्वेज के साथ, स्पेशली इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। तो एवरीडे स्पीच में इनफॉर्मली जब हम बात करते हैं तो वो सारी जो बात है वो इंग्लिश में ही होती है, और अर्बन एरियाज में खासकर ये भाषा जो है चल रही है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि क्या ये इस लैंग्वेज का जो प्रेस्टीज स्टेटस है, क्या ये इस लैंग्वेज के प्रेस्टीज स्टेटस को इफेक्ट करेगा। हम इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो जो नेटिवाइजेशन है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहता है कि वो ज़्यादा जो वाइडर जो ऑडियंस होती है उसके एक्सेस में चली जाती है, वाइडर ऑडियंस का एक्सेस रहता है, स्पेशली फॉर दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग इलीट्स। तो यहाँ पर किन के लिए, वो लोग जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, इंग्लिश नहीं समझ पाते। तो जब इंग्लिश का नेटिवाइजेशन हो जाता है तो इंग्लिश उनके लिए भी एक्सेसिबल हो जाती है, एंड इट कैन डेमोक्रेटाइज द लैंग्वेज एंड एम्पावर पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन इंग्लिश, कंट्रीब्यूटिंग सोशल इंक्लूसिविटी। सोशल इंक्लूसिविटी इससे बढ़ती है, यानी कि समाज जो है पूरा इंक्लूड हो जाता है, हर कोई जो है भाषा को समझ पाता है। देन जो नेटिवाइजेशन है वो क्या करता है, जो इंग्लिश का प्रेस्टीज स्टेटस है उसको कम कर देगा, क्योंकि जो पहले की इंग्लिश थी वो फॉर्मल इंग्लिश थी, वो उसका प्रेस्टीज स्टेटस था, आज वो कहीं ना कहीं गिर चुका है। ओके, सो हाउएवर द ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, स्पेशली इन पॉपुलर कल्चर एंड मीडिया, हैज डिमिनिश्ड द स्टिग्मा अराउंड इट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसकी जो प्योरिटी है और उसका जो सोफिस्टिकेशन है वो क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। तो नेटिवाइजेशन डज नॉट नेसेसरली रिड्यूस द प्रेस्टीज ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया, but may redefine it. English remains a symbol of modernity and progress, though its status is evolving as it adapts to the Indian context. तो हम क्या कह रहे हैं कि नेटिवाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि सही में ही उसने लैंग्वेज के प्रेस्टीज स्टेटस को रिड्यूस कर दिया है, बल्कि हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया है, इसको रीडिफाइन किया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक लिटरेचर एंड सोशल फोर्सेस आर कनेक्टेड। जो लिटरेचर है और जो समाज है वो कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो लिटरेचर और जो सोशल फोर्सेस होती हैं दे आर डीपली इंटरवाइंड, ये दोनों आपस में इंटरवाइंड हैं, बिकॉज जो लिटरेचर है वो रिफ्लेक्ट करता है क्रिटिक्स को, एंड समटाइम्स जो है इन्फ्लुएंस करता है सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल चेंजेस को भी लेकर आता है। लिटरेचर में जो कुछ भी लिखा होता है वो समाज में बदलाव लाता है, जितने ज़्यादा लोग उसको पढ़ते हैं उतने ज़्यादा लोगों पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब जो लिटरेचर होती है वो क्या होती है, लिटरेचर हमेशा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है। उस टाइम पर जो इश्यूज थे उन सारी चीज़ों को वो टैकल करते हैं, बताते हैं कि भाई अगर अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में जो भी लिटरेचर में जो लिखा गया था तो वो उस टाइम के समाज का एक प्रकार से एक मिरर था। तो लिटरेचर जो है वो अपने टाइम के जो सोशल इश्यूज होते हैं उन्हें कैप्चर करता है, साथ ही साथ वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, जैसे कि विमेन हो गई, आपकी आपके लोअर कास्ट के जो आपके पीपल हैं, या समाज में जो भी फ्लॉज होते हैं, उन सारी चीज़ों को एक वॉइस प्रोवाइड करता है लिटरेचर। लिटरेचर के थ्रू जो राइटर्स होते हैं वो अपने विचारों को लिख पाते हैं और समाज में जो भी फ्लॉज हैं उनके बारे में वो लिख पाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है कि लिटरेचर कैसे समाज का एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है वो हम समझते हैं। जब हमारा कॉलोनियल टाइम था, जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था, तो उस टाइम पर हमारे राइटर्स जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर और जो आर के नारायण हैं उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बहुत कुछ लिखा, और जो आम आदमी होता है उसके स्ट्रगल के बारे में बहुत कुछ लिखा। जो टैगोर के वर्क थे उन्होंने उसके अंदर कॉलोनियल ऑपरेशन पे सवाल उठाए कि जो अंग्रेज जो हैं हमारे ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे उस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सवाल उठाए, और नेशनलिज्म को भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रमोट किया। तो वाइल नारायण स्टोरी ऑफ फिक्शनल इंडियन टाउन डिपिक्टेड द डेली स्ट्रगल्स ऑफ द कॉमन फोक। तो जब भी हम आर के नारायण की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उनकी कहानियों में हमें इंडियन टाउन्स के बारे में पता लगता है
कि जो कॉमन जो इंडियन टाउन्स हैं वहाँ पर जो डेली लाइफ के जो स्ट्रगल्स जो लोग क्या फेस कर रहे हैं वो हमें पता चलता है। देन जो लिटरेचर है, लिटरेचर कैन बी अ फोर्स फॉर सोशल चेंज, और जो लिटरेचर है वो समाज के अंदर बदलाव भी लेकर आती है। तो इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल जो आपके राइटर हैं पेरियार ईवी रामास्वामी एंड ज्योतिराव फुले, उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया है। सो द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर मूवमेंट स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस बिगिन टू एड्रेस द थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सारे जो थीम्स हैं, आइडेंटिटी का जो इशू है, ये सारे इश्यूज को फिर उठाया गया। तो यहाँ पर हमें दो चीजें समझ में आई हैं। पहली चीज जो लिटरेचर है वो समाज को रिफ्लेक्ट करती है, और दूसरी चीज जो लिटरेचर है वो समाज के अंदर सोशल चेंज लेकर आती है। अब यहाँ पर तीसरा क्या है, तो ये आइडेंटिटी बनाती है। जो राइटर्स हैं वो क्या करते हैं, नए आइडियाज लेकर आते हैं और जो पुराने जो पैराडिग्म्स होती हैं उनको चैलेंज करते हैं। तो जब हमारे पोस्ट कॉलोनियल ऑथर जैसे कि सलमान रश्दी के बारे में आपने पढ़ा था मिडनाइट चिल्ड्रन स्टोरी में, या जो अरुंधति रॉय हैं उनका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये क्या करता है, जो आज़ादी के बाद की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिटरेचर है वो एक पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प करती है, आइडेंटिटी शेप करती है। तो ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना है, सलमान रश्दी की जो मिडनाइट चिल्ड्रन है उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन जो लिटरेचर है वो एक चेंजिंग जो कल्चर में जो बदलाव आते हैं, कल्चर का भी तो रिफ्लेक्शन है, तो उन शिफ्ट्स के बारे में भी हमें लिटरेचर से पता लगता है। तो इस्मत चगताई की जो राइटिंग है हाईलाइट द कंडीशन ऑफ वुमेन, पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन, और मुल्क राज आनंद के जो वर्क है वो अंडर प्रिविलेज पे फोकस करती हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो लिटरेचर है वो एक कल्चर को भी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, दैट लिटरेचर बोथ रिफ्लेक्ट द एंड इन्फ्लुएंसेस सोशल फोर्सेस। ठीक है, रिफ्लेक्ट भी करती है और इन्फ्लुएंस भी करती है। और जब हम एंगेज होते हैं कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल चेंज में, तो यहाँ पर क्या रहता है, आप इंस्पायर होते हो और पब्लिक डिस्कोर्स को कहीं ना कहीं जो है चैलेंज भी किया जाता है। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आपको TELI यानी कि टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया के जो वेरियस स्टेजेस हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में आया हुआ है 2 बार, मैंने देखा प्रीवियस ईयर्स में। आपको कॉलोनियल पीरियड से शुरुआत आप करेंगे कि इंग्लिश जो लिटरेचर है उसकी शुरुआत इंडिया में कब से हुई, उसके वेरियस स्टेजेस के बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे कॉलोनियल पीरियड के बारे में। तो जब हमारा कॉलोनियल पीरियड था तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो लिटरेचर है वो इलीट्स पढ़ा करते थे। ठीक है, इलीट्स पढ़ा करते थे एज अ मीन्स टू क्रिएट अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। तो यहाँ पर जो इलीट्स हैं उन्हें इंग्लिश लिटरेचर इसलिए पढ़ाई जाती थी ताकि एजुकेटेड इंडियंस की एक क्लास बनाई जा सके जो कि ब्रिटिशर्स के लिए काम करें। और उनको क्या पढ़ाया जाता था, उन्हें शेक्सपियर, मिल्टन और रोमांटिक पोइट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। द पर्पस क्या था इसके पीछे, तो पर्पस इसके पीछे ये था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो अपने लिए कुछ लॉयल लोगों को तैयार कर रहा था। तो द पर्पस वॉज टू फॉस्टर लॉयलिटी टू द ब्रिटिश एम्पायर एंड इंस्टिल वेस्टर्न वैल्यूज इन द इंडियन इंटेलिजेंशिया। तो इंडियन जो है उनके दिमाग में वेस्टर्न वैल्यूज को भरने के लिए ये किया जा रहा था। इंग्लिश लिटरेचर वॉज कंसिडर्ड अ टूल फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। तो यहाँ पर जो इंग्लिश लिटरेचर है वो क्या था, एक प्रकार का टूल था। सोशल और पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए इंग्लिश लिटरेचर एक प्रकार का टूल था, एज इट हेल्प क्रिएट अ क्लास ऑफ एजुकेटेड पीपल, क्योंकि इसकी वजह से जो है पढ़े लिखे जो लोग थे उनकी एक क्लास क्रिएट हुई, जो लोग ब्रिटिशर्स के लिए भी लॉयल थे। फिर आप यहाँ पे बात करोगे आज़ादी के बाद की। तो जब इंडिया ने 1947 में आज़ादी गेन की तो इंग्लिश लिटरेचर ने उस टाइम पर भी एक मेजर रोल प्ले किया इन द एजुकेशन, पर यहाँ पर जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया था। तो आज़ादी के बाद जो राइटर्स हैं उनका जो है RK नारायण, मुल्क राज आनंद जो हैं और प्रेमचंद्र जो हैं, ये सारे हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में भी लिखा और हिंदी में भी लिखा। अब यहाँ पर जो इंग्लिश लिटरेचर की टीचिंग का जो ये सेकंड स्टेज है, यहाँ पर क्यों लिखा गया
नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए, कि भारत में हम अगर हैं तो हमारी एक आइडेंटिटी है, उसको प्रमोट करने के लिए आज़ादी के बाद लिखा गया। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर वॉज प्रमोटेड एज अ मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल एंड पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। तो इंग्लिश लिटरेचर क्यों लिखी गई? ताकि जो कल्चरल और पॉलिटिकल जो रियलिटीज़ हैं पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की, उनको समझा जा सके। देन आपको कंटेम्प्ररी अभी के बारे में बताना है। तो अभी जो करिकुलम है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, उसमें हमें ब्रिटिश, अमेरिकन, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हर किसी के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, जैसे कि विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी। साथ ही साथ जो ग्लोबल राइटर्स हैं, चिनुआ चिन्युआ एचेब एंड टोनी मॉरिसन, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा पर्पस है, अब क्या हो गया, अब पर्पस इवॉल्व हो गया है। अब जो फोकस है वो क्रिटिकल थ्योरी पे है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे है, और फेमिनिस्ट रीडिंग और इंटरसेक्शनैलिटी पर अब फोकस है। ठीक है। सो अभी करंट ट्रेंड, अभी के जो करंट ट्रेंड है वो क्या है? तो टुडे द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड जॉनरा, इनकॉर्पोरेटिंग डिजिटल लिटरेचर एंड मल्टीमीडिया। अब तो डिजिटल लिटरेचर आ गया और मल्टीमीडिया भी आ चुका है। तो पोस्ट कॉलोनियल एंड पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव डोमिनेट विद क्रिटिकल स्टडीज ऑफ जेंडर, रेस एंड क्लास बिकमिंग इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट। अब जो है जेंडर, रेस और क्लास जो है वो लिटरेचर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो गोल है वो है स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग बनाना स्टूडेंट्स के अंदर। तो जो लिटरेचर है उसको स्टडी किया जाता है नॉट फॉर इट एस्थेटिक वैल्यू, लिटरेचर को उसकी एस्थेटिक वैल्यू के लिए ही स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि जो लिटरेचर है उसकी एबिलिटी है रियल वर्ल्ड इश्यूज के साथ एंगेज होने की, इसलिए भी उसको स्टडी किया जाता है। और वो समझने में हेल्प करती है, जो मॉडर्न लाइफ में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनको समझने में भी हेल्प करती है। तो एक बार हम लोग को सारे के सारे एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया के जो वेरियस स्टेजेस हैं आपके। तो सबसे पहले आपने कॉलोनियल पीरियड के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना है। फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बताओगे कि किस प्रकार से जो है नेशनल आइडेंटिटी को पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था। फिर कंटेम्प्ररी वर्ल्ड एंड देन करंट ट्रेंड्स आपको बताने हैं। फिर आप कंक्लूजन में बताएंगे दैट द स्टेजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया रिफ्लेक्ट अ डीप ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, और क्या देखते हैं कि ये कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्लोबल इश्यूज में एंगेज भी हो रहे हैं। देन फिर आपको 21st सेंचुरी इंडिया के बारे में बताना है कि जो इंग्लिश है वो कैसे प्रिविलेज लोगों की लैंग्वेज बन चुकी है, उसके ओरिजिन्स वगैरह आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आपको बताना है इंग्लिश एज अ कॉलोनियल लैंग्वेज। कॉलोनियल यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो आए थे, जिन्होंने हमें अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, तो इंग्लिश जो है कॉलोनियल लैंग्वेज कैसे है? तो व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो जो रूलर बन गए वो हमारे, तो रूलर्स की लैंग्वेज क्या हो गई? इंग्लिश हो गई। और सरकार के द्वारा लॉ में, एजुकेशन में, हर जगह इंग्लिश का यूज किया जाने लगा। एंड ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मोस्टली द इलीट्स, कुड लर्न इंग्लिश एंड इट बिकेम अ सिंबल ऑफ पावर एंड प्रिविलेज। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ इलीट्स जो थे, केवल वो ही इंग्लिश को पढ़ सकते थे, और जो इंग्लिश है वो क्या बन गई थी? पावर का एक सिंबल बन गई थी। यानी कि आम आदमी के लिए इंग्लिश नहीं थी, केवल जो आपके प्रिविलेज जो थे उनके लिए इंग्लिश थी। फिर आप इंडिपेंडेंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या बताया? कॉलोनियल लैंग्वेज के बारे में बताया है। फिर आप आज़ादी के बाद के बारे में बताएंगे। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो इंग्लिश जब भी इम्पॉर्टेंट बनी रही। अब क्योंकि जो इंग्लिश है उसका इस्तेमाल सरकारी कामों के लिए, एजुकेशन के लिए किया जा रहा था, पर फिर भी हिंदी को प्रमोट किया गया नेशनल लैंग्वेज के लिए। तो इंग्लिश जो है फिर भी चाहिए थी, ग्लोबल बिजनेस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश चाहिए थी। तो इसी वजह से जो इंग्लिश है आज भी इलीट्स की जो है भाषा बनी हुई है, और जो लोग इंग्लिश सीखते हैं उनको बेटर जॉब्स मिलती हैं, स्पेशली सिटीज़ के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रिविलेज लोगों की लैंग्वेज है इंग्लिश? तो हम क्या देखते हैं कि इन 21st सेंचुरी इंग्लिश अभी भी प्रिविलेज लोगों की ही लैंग्वेज है। जॉब्स एंड बिजनेस की अगर हम बात करें तो कई सारी जो मॉडर्न जॉब्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, बिजनेस और मीडिया,
तो वहाँ पर हम देखते हैं इंग्लिश क्या है, एसेंशियल है। कंपनीज ऑफन रिक्वायर एम्प्लॉयज टू स्पीक इन इंग्लिश। जो कंपनीज हैं वो क्या कहती हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो किस में बात करें, इंग्लिश में बात करें। और जिन लोगों को ये लैंग्वेज आती है उन्हें लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। वैसे ही जो वेल्दियर फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजते हैं ताकि उनके बच्चे एक बेटर एजुकेशन ले सकें। तो जो इंग्लिश है वो एक प्रकार से सोसाइटी के अपवर्ड मोबिलिटी या सोशल स्टेटस का क्या बन गई है, एक प्रकार का सिंबल बन गई है। उसके बाद जो इंग्लिश है वो और भी इम्पॉर्टेंट है पॉपुलर कल्चर्स में, जैसे कि मूवी, टीवी शो, सोशल मीडिया, हर जगह हम इंग्लिश को देखते हैं। तो हाउएवर दिस इज मोस्टली ट्रू फॉर अर्बन एरियाज वेयर पीपल फ्रॉम वेल्दियर बैकग्राउंड आर मोर लाइकली टू हैव एक्सेस टू दिस कंटेंट। तो हम क्या देखते हैं कि जिन लोगों का जो वेल्दियर बैकग्राउंड है उन लोगों का इंग्लिश कंटेंट पे ज़्यादा उनकी पहुंच है, और बेसिकली वही लोग उसमें इंटरेस्ट भी, हम देखते हैं कि वही लोग उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि क्या इंग्लिश सबके लिए है। तो ऑल्दो इंग्लिश इज स्टिल सीन एज अ लैंग्वेज ऑफ द प्रिविलेज, थिंग्स आर चेंजिंग। अब हम बदलाव देखते हैं। सो विद द इंटरनेट मोर पीपल कैन नाउ लर्न इंग्लिश थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, एप्स एंड वीडियोज। तो हम क्या देखते हैं कि अब पहले से ज़्यादा जो लोग हैं वो इंग्लिश को सीख पा रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा, एप्स के द्वारा, वीडियोस के द्वारा। So this is helping people from poor background to improve their English skill. तो वो लोग जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग भी अपनी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव अप कर पाते हैं। तो इन इंडिया इंग्लिश हैज़ बिकम मोर लोकल, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि इंग्लिश में दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं वो मिक्स हो चुकी हैं। इंग्लिश की बात आपको यहाँ पर करनी है। तो इंग्लिश एज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट भी देखा जाता है। तो इंग्लिश जो है इज नॉट जस्ट फॉर द रिच एनी मोर। अब जो इंग्लिश है वो केवल अमीर लोगों की भाषा नहीं रह गई है। जो लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से हैं, जैसे कि दलित और वुमेन, वो इंग्लिश को यूज करते हैं सोशल इश्यूज पर बोलने के लिए एंड गेट अटेंशन फॉर देयर कॉजेज। तो इट हैज बिकम अ टूल फॉर चेंज एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो चेंज और एम्पावरमेंट का अब टूल बन गई है, क्योंकि अब केवल रिच के लिए नहीं है इंग्लिश, हर किसी के लिए इंग्लिश अब है। तो इन द 21st सेंचुरी इंडिया स्टिल इज सीन एज अ लैंग्वेज ऑफ, इंग्लिश जो है आज भी हम क्या देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ प्रिविलेज देखा जाता है, स्पेशली जॉब्स के लिए और एजुकेशन के लिए। पर फिर भी ये है जो हर किसी के लिए अब एक्सेसिबल हो गया है। उसके क्यों हो गया है, तो उसके लिए हमें थैंक यू कहना चाहिए टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज जो इंग्लिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है एक्सेसिबल है। तो इंग्लिश में हैव स्टार्टेड एज अ टूल फॉर कॉलोनियल कंट्रोल, बट टुडे इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज यूज्ड बाय मैनी इंडियंस फॉर अपॉर्चुनिटी, एम्पावरमेंट एंड सोशल चेंज। तो आज हम क्या देखते हैं कि जो इंग्लिश है वो क्या बन चुकी है, एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। So while English still carries some prestige and power, it is no longer just for the privileged few. तो इंग्लिश अब केवल कुछ लोगों की नहीं, सबकी भाषा बन चुकी है। अब यहाँ पर ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जब आप तीनों पार्ट देख लेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, तो एग्जाम के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको एग्जामिन करना है इंडिया में जो एजुकेशन है, इंग्लिश स्टडीज से पहले इंडिया में जो एजुकेशन है वो कैसी थी, इसके बारे में आपको पूरी चर्चा करनी है। तो ये बहुत ही बेसिक है, आपको पता है। आपको सबसे पहले अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना है। तो हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं जब इंडिया में नहीं आए थे तो इंडिया के पास अपना ही एक रिच और डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जो है हमारे पास गुरुकुल्स थे, बच्चे हमारे गुरुकुल्स में पढ़ते थे, मदरसाज में पढ़ते थे। ठीक है, तो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एजुकेशन वाज ऑफन कंडक्टेड इन गुरुकुल। हिंदू चिल्ड्रन जो है दे स्टडी इन गुरुकुल्स, एंड जो मुस्लिम होते थे वो मदरसाज में पढ़ते थे। तो गुरुकुल्स वर इनफॉर्मल स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम गुरुज अबाउट रिलीजन। तो गुरुकुल में बच्चों को धर्म के बारे में शिक्षा, वेदों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। और वहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका रहता था वो ओरल रहता था, तो वो केवल मौखिक जो है वार्तालाप करते थे।
एक टाइप से डिबेट्स भी किया करते थे वो, ताकि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। तो गुरुकुल और मदरसास में बच्चे पढ़ते थे फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स लाइक संस्कृत पढ़ते थे। मदरसास में भी बच्चे रिलीजन, अरेबिक और इस्लामिक स्टडीज पढ़ते थे। और टेम्पल स्कूल भी थे। इंडिया में कई सारे ऐसे टेम्पल्स थे जो कि एजुकेशन के सेंटर की तरह काम करते थे। वहाँ पर हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता था और लोकल लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती थी, जैसे कि संस्कृत, तमिल, बंगाली, ये सब पढ़ाया जाता था। ओके। देन आपको कंटेंट एंड करिकुलम के बारे में बताना है। तो जो भी हमारा कंटेंट रहता था वो रिलीजियस स्टडीज पे ज़्यादा रहता था। सो अ मेजर पार्ट ऑफ एजुकेशन वॉज रिलीजियस, फोकसिंग ऑन लर्निंग अबाउट हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो वहाँ पर हिंदू वालों को हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाते थे और इस्लाम वालों को इस्लाम के बारे में पढ़ाते थे। मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाया जाता था एंशंट इंडियन एजुकेशन में, जो संस्कृत स्कॉलर्स थे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जो पुराने स्कॉलर्स हैं, चाहे आप सुश्रुत को ले लो, तो सुश्रुत हैं आपके और चरक हैं, उन्होंने चरक संहिता लिखी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। तो काफ़ी कुछ लिखा गया। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। तो एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता था। और तमिलनाडु, बंगाल, केरला में जो है ट्रेडिशन था कि वहाँ पर बच्चों को लिटरेचर, पोइट्री और आर्ट्स भी पढ़ाई जाती थी। और जो हमारी इंडियन एपिक्स हैं लाइक महाभारत, रामायण, भगवद गीता, उनको भी लोकल पोइट्री स्टोरीज के साथ साथ वो भी बच्चों को पढ़ाते थे। पर यहाँ पर जो एक चीज़ थी बच्चों, वो ये थी कि जो एक्सेस था एजुकेशन तक वो लिमिटेड था, क्योंकि हाई कास्ट के और जो वेल्दी फैमिली के लोग होते थे, केवल उन्हें ही पढ़ने की जो है आज़ादी थी उस टाइम पर इंडिया में। और जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, खासकर जो लोअर कास्ट के वुमेन और रूरल एरियाज के लोग थे, उनका फॉर्मल एजुकेशन तक जो एक्सेस है वो बहुत ही कम था। तो यहाँ पर हम कास्ट सिस्टम देखते हैं, जहाँ पर ब्राह्मण, जो प्रीस्ट और स्कॉलर्स होते थे, उनका दबदबा रहता था और लोअर कास्ट को क्या कर दिया जाता था, एक्सक्लूड कर दिया जाता था। तो दिस क्रिएटेड अ सोशल डिवाइड इन एक्सेस टू एजुकेशन। तो यहाँ पर जो समाज है, समाज में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि समाज जो है वो बट गया था। तो एजुकेशन फॉर वुमेन वॉज लिमिटेड विद वेरी फ्यू वुमेन बीइंग एजुकेटेड इन ट्रेडिशनल सिस्टम। और वुमेन के पास तो एजुकेशन ना के बराबर उस टाइम पर थी। फिर पर्शियन और अरेबिक कल्चर का भी हमें देखने के लिए मिलता है इन्फ्लुएंस। तो जब हमारे इंडिया में मुगल रूल आया, तो जो पर्शियन लैंग्वेज है वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज उन्होंने बनाकर रखी थी। और जो मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, पर्शियन और अरेबिक को ही पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया। इस्लामिक साइंस, लिटरेचर और पर्शियन पोइट्री उस टाइम पर हमारे यहाँ पर पढ़ाई जाने लग गई। फिर इंग्लिश स्टडीज़ की शुरुआत हुई। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया ताकि वो अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। और एक ऐसी क्लास बना सकें जो कि क्या काम करे, एक ब्रिज की तरह काम करे, जिसको इंग्लिश आती हो और वो इंडिया के अंदर उनकी हेल्प कर सके, ब्रिटिशर्स के लिए काम कर सके। इस वजह से उन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। So, in conclusion, so before the British introduced English education, India has a very diverse education system. आपको बताना है conclusion में कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया ना इंग्लिश, तो इंडिया का उससे पहले ही डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम था। यहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस, कल्चर्स, ये सब पढ़ाए जाते थे और रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। तो इट वाज नॉट अ वाइड स्प्रेड सिस्टम एक्सेसिबल टू ऑल पीपल, स्पेशली वुमेन और लोअर कास्ट के जो लोग थे उनकी पहुंच नहीं थी। और इंग्लिश जब आई तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो लैंडस्केप है वो चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश है वो फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर। लेटर कॉलोनियल पीरियड में हम क्या देखते हैं कि जो भी पहले के जो भी पढ़ाई वाले सिस्टम थे, वो सारे के सारे सिस्टम खत्म हो गए और फॉर्मल एजुकेशन दी जाने लग गई। कौन सी भाषा में, इंग्लिश भाषा में दी जाने लग गई। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात मैं आपको ये कह देती हूँ कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको क्वेश्चन को पहले रीड करना है। जब आप उसको रीड करोगे, फिर आप एक चीज़ एनालाइज करोगे कि इसके आंसर में मुझे आखिर लिखना क्या है, आपको ये फिगर आउट करना है। फिर जब आप आंसर लिख रहे हो तो कम से कम 3 या 4 लाइन का आपने क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन दे देना है। जो भी क्वेश्चन में पूछा गए हैं, जो भी क्वेश्चन के टर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन देना है। फिर आप कम से कम 1 2 3 4 5 जो है, ये आपके आंसर की क्या रहती है, बॉडी। तो फिर आपको अपने आंसर की बॉडी में काफ़ी सारे जो वेरियस पॉइंट्स हैं, उन्हें इंक्लूड करना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन ज़रूर देना है। आप कंक्लूजन कहाँ से लिखोगे, तो ये जो भी आपने बॉडी में पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं से ही रिलेटेड आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन 4 to 5 लाइंस का आप लिख सकते हो।
तो इस प्रकार से जो है आपका एक कंप्लीट आंसर बन जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन जो पीडीएफ से रिलेटेड है, तो MEG 10 का जो आपका एग्जाम है वो कल है, और उससे पहले जो है मैंने पूरे 3 वीडियोस आपके लिए बनाए हुए हैं। तो तीनों वीडियोस के जो पीडीएफ हैं, अगर आपको वो डाउनलोड करने हैं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका नाम है hindustanknowledge.com। अभी पीडीएफ अपलोड नहीं हुए हैं, पीडीएफ रात तक अपलोड हो जाएंगे। उनके बारे में जो अपडेट रहती है वो मैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देती हूँ, और पीडीएफ के जो लिंक होते हैं वो भी बच्चों को व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ से आपको क्या रहेगा, आपको एक्सेस रह जाएगा, पीडीएफ के जो लिंक होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब चैनल ज्वाइन कैसे करना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और फिर जब आपको पीडीएफ का लिंक मैं अपडेट करूँगी तो वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा।